हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सीए करुण नागपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन जो कि आईबीबीआई ने बनाई है। हमने लास्ट वीडियो सीरीज में कवर किया आईबीसी, हमने पढ़ा कोड जहां पे हमने बात करी सीआईआरपी प्रोसेस, हमने बात करी फास्ट ट्रैक प्रोसेस, लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेगुलेशंस के बारे में जो कि बोर्ड ने बनाई है ताकि सीआईआरपी प्रोसेस इफेक्टिवली रन हो पाए, इंप्लीमेंट हो पाए। सीआईआरपी प्रोसेस के लिए रेगुलेशन बनाने के लिए एम्पावर किया गया बोर्ड को, और रूल्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है आईबीसी से रिलेटेड। तो हमने बात करी थी हमारी लास्ट वीडियो में कहाँ कहाँ पावर दी गई आईबीबीआई को, कहाँ कहाँ पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए। तो उन्हीं पावर को यूज करते हुए यहाँ पे आईबीबीआई ने ये रेगुलेशंस बनाई हैं और हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 1 जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी, ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन होंगी, और ये रेगुलेशन दिसंबर में एप्लीकेबल हो गई, दिसंबर से एप्लीकेबल हो गई, 2016 में आ गई थी, कोड बनने के बाद ही आ गई थी तुरंत। और ये रेगुलेशन जो है सीआईआरपी प्रोसेस पे एप्लीकेबल है। इस रेगुलेशन में डेफिनेशन एप्लीकेंट कौन होगा, जो एप्लीकेशन लगाएगा 7, 9 और 10 में। 7 में लगाएंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 में ऑपरेशनल और 10 में खुद कॉर्पोरेट डेटर। क्लास ऑफ क्रेडिटर कौन होंगे, क्लास जहां बताया गया 10 से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स हैं, अगर वो 10 से ज़्यादा हैं तो उनको एक क्लास में डाल दिया जाएगा और उस क्लास के लिए हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। क्योंकि अगर हम क्लास के अगर सपोज 500 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, 500 डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो 500 डिबेंचर होल्डर्स को हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए उनके लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। कोड होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो आईपी का कंडक्ट कोड किस प्रोसेस से काम करेगा आईपी। कमेटी जो होगी वो एस्टेब्लिश होगी सेक्शन 21 में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर। सीआईआरपी प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 में, वो सीआईआरपी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है। यहाँ पे बता भी दिया कि कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स माना जाएगा। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में आप पैरामीटर सेट करोगे कि किस क्राइटेरिया पे आप जो रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे उनको इवैल्यूएट करोगे। तो ये आईपी ही बनाएगा जब वो आईआरपी या आरपी का रोल प्ले कर रहा होगा, और ये इन कंसल्टेशन विद सीओसी के साथ मिलके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाएगा। फेयर वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड आपको समझाया है, इंड AS 113 होता है। तो फेयर वैल्यू हम कह सकते हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। सो लिक्विडेशन वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या फर्क है, उसके लिए आप मेरा फेयर वैल्यू मेजरमेंट का वीडियो देखें। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि सिन नंबर होता है, एलएलपी का नंबर होता है। इसी तरीके से ये दोनों ही कॉर्पोरेट पर्सन है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी जो कि आईबीबीआई के पास रजिस्टर्ड है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ने मिलके बनाई है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होगी, जो वो वैल्यू जब लिक्विडेट किया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर को, तो हम जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू कंप्यूट करवाएंगे तो हम दोनों ही फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू कंप्यूट करने के लिए बोलेंगे। लिक्विडेशन वैल्यू जनरली फेयर वैल्यू से कम होती है। पार्टिसिपेंट कौन होगा, जो जिसको एंटाइटल किया गया वो मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब मीटिंग कौन अटेंड करेगा, मीटिंग अटेंड कर सकता है सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो हमने डिफाइन किया था। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, और वो भी हमने कहा था बोर्ड बताएगा कि किस तरीके से, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे चल के। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होगा, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिफाइंड है, 247 है सेक्शन फ्रेंड्स इसका। शेड्यूल जो इस रेगुलेशन के पीछे है, सेक्शन जहां लिखा गया वो कोड के सेक्शन के बारे में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर कॉन्फ्रेंसिंग किसी तरीके से इसमें टर्म्स यूज की गई हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल के थ्रू मीटिंग्स कंडक्ट की जा सकती है। और अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर वर्ड एंड एक्सप्रेशन
नॉट डिफाइंड इन दीज रेगुलेशन वो कोड में से ले ली जाएंगे, तो कोड में जो डिफाइंड है वो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये उसी कोड का एक्सटेंडेड वर्जन है रेगुलेशन। अब रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये कहते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर फर्निश करेगा रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट और सर्टिफाई एंट्रीज अपनी बुक्स में से जो भी उसके पास होंगे, जिसको कि कोर्ट में एविडेंस के तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये थी डेफिनेशंस। अब आते हैं चैप्टर 2 में, जहां पे एलिजिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब एलिजिबिलिटी यहां पे डिस्कस की गई कि आरपी कौन बन सकता है। तो आरपी कौन बन सकता है? आरपी तभी बन सकता है अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। आरपी तभी बन सकता है जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, रिलेटेड पार्टी नहीं है सीडी का, या इज नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और ए पार्टनर। तो यहाँ फ्रेंड्स तीनों कवर हो गए, ना तो वो पार्टनर हो सकता है, ना प्रोपराइटर हो सकता है, ना एम्प्लॉय हो सकता है। अगर कोई ऐसी फर्म थी उसका वो एम्प्लॉय रहा था पिछले 3 सालों में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, जिसने की ऑडिट किया था, तो भी वो आरपी नहीं बन सकता। या सेक्रेटरियल ऑडिटर थे या कॉस्ट ऑडिटर थे, तो वो आरपी नहीं बन सकता। या फिर अगर कोई ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जिसके साथ 5% से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है कॉर्पोरेट डेटर की, तो अगर 5% से ज्यादा बिलिंग कॉर्पोरेट डेटर से ही होती है, तो उसका एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर भी आरपी नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। वेयर द कमेटी डिसाइड टू अपॉइंट आईआरपी, आरपी और रिप्लेस द आईआरपी अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 में सीओसी बनने के बाद सीओसी आईआरपी को रिप्लेस करके कोई और आरपी किसी और को आरपी बना सकती है, या आरपी को भी रिप्लेस कर सकती है। सेक्शन 27 में आरपी को कह सकती है हमें नहीं पसंद, आप किसी और से कंसेंट। तो यहाँ पे कंसेंट फाइल करेगा आरपी फॉर्म AA में। फॉर्म AA दिया गया, शेड्यूल के पीछे बात करेंगे अभी उसके बारे में। आरपी जो है शैल मेक द डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट दैट, ऊपर मैं किसी तरीके से रिलेटेड तो नहीं हूं, मैं रिलेटेड पार्टी तो नहीं हूं, या मैं ऑडिटर तो नहीं था, या मेरा कोई पार्टनर ऑडिटर तो नहीं था, या मेरा कोई ऑलरेडी आईपीई का पार्टनर किसी तरीके से सीडी के साथ रिलेटेड तो नहीं है। तो ये सब आरपी डिस्क्लोज करेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु इज अ डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर है या पार्टनर है, किसका? आईपीई का। आईपीई फ्रेंड्स एंटिटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिलके बनाते हैं एंटिटी। अगर डायरेक्टर या पार्टनर है और उसका कोई और पार्टनर या आईपीई रिप्रेजेंट कर रही है किसी और स्टेक होल्डर को सीआईआरपी प्रोसेस में, तो वो आरपी नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो दूसरा पार्टनर आरपी नहीं हो सकता, आरपी इंडिपेंडेंट होगा। एक पार्टनर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा उसका पार्टनर आरपी नहीं बन सकता, सेम सीडी का। अब आगे चलते हैं। रेगुलेशन 4, एक्सेस टू बुक्स। अब आरपी को पावर दी गई, आरपी एक्सेस कर सकता है डिपॉजिटरीज ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोफेशनल एडवाइजर्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, अदर रजिस्ट्री जहां भी रिकॉर्ड्स हैं, मेंबर, प्रमोटर, पार्टनर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल काउंटर पार्टीज। तो यहां से डाटा कलेक्ट कर सकता है, बुक्स देख सकता है और लिख सकता है बैंक्स को कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सीडी का, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज एन आईआरपी फॉर दिस पर्टिकुलर सीडी एंड आई नीड डिटेल्स, तो वो मांग सकता है। अब 4A में कहा गया चॉइस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लास थी, क्लास के लिए हमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देना था। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर हम आईपी अपॉइंट कर दे और बोले कि भाई ये क्लास, ये डिवेंचर होल्डर्स हैं, तुम्हारा ये आईपी है, तो वो थोड़ी सी अनजस्टिस हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे कहा गया कि 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आइडेंटिफाई करेगा, आरपी 3 आईपीज को आइडेंटिफाई करेगा और जो क्रेडिटर्स होंगे वो चूज करेंगे इनमें से कोई भी, तो जिसके फेवर में ज्यादा वोट्स होंगे वो उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड ये रिलेटिव नहीं होना चाहिए या किसी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया फ्रेंड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेडिटर इन द क्लास, जिन्होंने हाईएस्ट नंबर वोट मिलेंगे वो अपॉइंट होगा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर कहा गया अगर आपको एडिक्वेट नंबर ऑफ आईपीज नहीं है तो आईपी जो है आप पड़ोसी स्टेट से भी या यूटी से ले सकते हो। एलिजिबिलिटी जो होगी वो डिफाइंड है,
रेगुलेशन 3 में कि हमने बताया रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो इसी तरीके से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। विलिंग टू एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो विलिंग भी होना चाहिए। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया तो उसको कंसेंट देना है फ्रेंड्स, उसको फॉर्म ए बी में कंसेंट देना है आईपी को जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हो। अब आईआरपी ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम दी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कंसेंट ले लेगा और फॉर्म यहां दिया गया फॉर्म ए बी में कंसेंट ले लेगा। बीच में यहाँ एक्सॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। एक्सॉर्शनेट फ्रेंड होता है जहां पे क्रेडिट की टर्म्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जैसे कि आपने 40 या 50% पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इंटरेस्ट रेट पे आपने क्रेडिट दिया, तो वो एक्सॉर्शनेट ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट जिसमें मांग ली गई, जो अनइथिकल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन एक्सॉर्शनेट हो जाती हैं। चैप्टर 3 में बात करते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट की। अब जब आईआरपी अपॉइंट हो गया तो आईआरपी को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है और कोड में लिखा गया इमीडिएटली उसको करनी है। यहाँ पे डिफाइन किया गया इमीडिएटली का मतलब, इमीडिएटली मतलब नॉट लेटर देन 3 days, यानी जिसके जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होता है 3 दिन के अंदर अंदर आईपी को क्या करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। और पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्म भी दिया गया, फॉर्म ए, इसके पीछे फॉर्म दिया गया, फॉर्म ए में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। और पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ करनी है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में करनी है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस हो या वाइड जहाँ पे सारा का सारा बिजनेस सिचुएटेड हो, मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस करता हो, सीडी। वेबसाइट पे भी डालनी है कॉर्पोरेट डेटर के या बोर्ड के, बोर्ड इसको ऑलरेडी नोटिफाई करता है। और क्लेम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड किए जाने हैं वो भी बताना है कि क्लेम फॉर्म्स, तो क्लेम फॉर्म्स भी हम बात करेंगे आगे चल के उसके बारे में। क्लेम फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो आईआरपी को लिंक भी देना है कि इस तरीके से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकता है वो। और अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो उसको ये भी बताना है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप 3 में से चूज कर सकते हो। इन 3 में से चूज करके जो भी जिसको भी मेजॉरिटी क्रेडिटर्स देंगे वोट, उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। तो उसका 3 का नाम भी देना है उसको, और लास्ट डेट भी देनी है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट कब तक आपको सबमिट करना है। जो लास्ट डेट होगी वो होगी 14 days फ्रॉम दी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट या अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। तो आईआरपी का अपॉइंटमेंट तभी होता है जब इंसॉल्वेंसी कमेंस होती है। तो एनसीएलटी जब इंसॉल्वेंसी कमेंस करता है तब साथ साथ ही आईआरपी का नाम दे देता है। आईआरपी का नाम आ गया, अब आईआरपी के अपॉइंटमेंट के उसको 3 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे 3 days मिले, 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। और इस अपॉइंटमेंट से ही हमारे को यहाँ पे मिले 14 days के अंदर अंदर क्या करना है, 14 days के अंदर अंदर लास्ट डेट देनी है, क्लेम यहाँ तक सबमिट कर दें सारे। इसमें जो पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉस्ट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉस्ट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉस्ट बियर करेगा एप्लीकेंट, जिसने भी एप्लीकेशन फाइल की गई 7 में करी तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही बियर करेगा यहाँ पे जो पब्लिक अनाउंसमेंट हम आईआरपी को करनी है उसमें। और ये आगे चल के जब सीओसी बनेगी तो सीओसी इसको अप्रूव कर सकती है। टू द एक्सटेंट रेटिफाइड बाय सीओसी इसको पेमेंट मिल जाएगा एप्लीकेंट को जो इसने पब्लिक अनाउंसमेंट में खर्च किया। इसके बाद आते हैं प्रूफ कैसे सबमिट होंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए हमने कहा फॉर्म बी दिया गया, फॉर्म बी में फाइल करेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने क्लेम्स अदर देन वर्कमैन और एम्प्लॉय। क्यों अदर देन वर्कमैन, क्यों, क्योंकि इनके लिए अलग से फॉर्म दिया गया, अलग फॉर्म में फाइल करेंगे। ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इन पर्सन, पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। लेकिन अगर वो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते तो वो कमेटी बनने तक भी दे सकते हैं आगे। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट होगा, जो डेट आउटस्टैंडिंग होगा, उसके लिए रिकॉर्ड आईयू का या कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या इनवॉइस होगी, वो सारे के सारे प्रूफ साथ में लगाने पड़ेंगे फॉर्म के। कोर्ट का ऑर्डर या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो क्लेम के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन 8, क्लेम्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो अपने क्लेम्स हैं वो सबमिट करेंगे फॉर्म सी में, अपने क्लेम सबमिट करेंगे फॉर्म सी में। और ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो उनका फॉर्म है फॉर्म सी ए।
तो ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशनल ने सबमिट किया, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ताकि सपोर्ट हो क्लेम जो फाइल कर रहे हैं, रिकॉर्ड निकालेंगे आयु से या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई इनकी पहले स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कोई कोर्ट का ऑर्डर है, वो सब साथ में लगाएंगे। नेक्स्ट 8A में आता है, 8A में फॉर्म CA भरेंगे। कौन? क्लास ऑफ क्रेडिटर। तो क्लास ऑफ क्रेडिटर जो होंगे वो भरेंगे फॉर्म CA में, और वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देंगे, IRP को देंगे, क्योंकि कोलेट करने का काम IRP का ही है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है बस वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और डिसीजन मीटिंग में जो वोटिंग करनी है वो अपने क्रेडिटर से जो उसकी क्लास में आते हैं उनसे ओपिनियन लेके एजेंडा दिखाएगा, उनसे लेगा कंसेंट और फिर आगे कन्वे करेगा मैसेज कमेटी ऑफ क्रेडिटर को। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर इन ए क्लास में भी प्रूव्ड बाय सेम इसी तरीके से आयु का रिकॉर्ड्स, अग्रीमेंट हुआ है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जो भी अग्रीमेंट हुआ है उससे सब्सटेंशिएट करेंगे। और इसके अलावा जो इंडिकेट करेंगे जब फॉर्म CA भरेंगे तो कौन सा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्योंकि ऊपर हमने 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दिए थे चूज करने के लिए, इनमें से ऑथराइज, तो जो हाईएस्ट नंबर आएगा वोट जिसके फेवर में उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन 9, क्लेम्स बाय वर्कमैन और एम्प्लॉय। वर्कमैन और एम्प्लॉय जो है वो अपना क्लेम सबमिट करेंगे फॉर्म D में। फॉर्म D में ये क्लेम सबमिट करेंगे और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और सपोर्ट जो भी इनके पास है वो सपोर्ट देंगे, जैसे कि रिकॉर्ड्स आयु का, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज और वर्कमैन का आयु में रिकॉर्ड नहीं होगा, और जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी सैलरी पेमेंट्स वगैरह है वो सब लेंगे। अगर इस केस में भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है तो फॉर्म E में फाइल करेगा। अगर नंबर ऑफ वर्कमैन बहुत ज़्यादा है, न्यूमरस हैं, थाउजेंड्स में है या 100 हैं, तो 100 को हम बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस केस में हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे क्लेम्स इकट्ठे करने के लिए, और ये भी अपना एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देंगे, डिमांड कुछ भेजा हुआ है, अनपेड ड्यूज देंगे, कुछ एविडेंस देंगे ताकि ये सब्सटेंशिएट हो पाए कि एक आउटस्टैंडिंग है। फिर आता है क्लेम्स बाय अदर क्रेडिटर, जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं इनका फॉर्म आ जाता है फॉर्म F। फॉर्म F में आ जाते हैं बचे हुए क्रेडिटर्स, और ये फ्रेंड्स फॉर्म F में सबमिट करेंगे। इनके अलावा जो भी क्रेडिटर्स बच गए वो फॉर्म F में, ये भी अगेन आयु का कोई रिकॉर्ड है, कोई किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है जो एविडेंसिंग दी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे, और कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो सबमिट करेंगे। अब सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स आ जाता है। आरपी क्या करेगा? वो करेगा एविडेंस देखेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं बॉस आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल मंगा सकता है, जो क्लेमेंट है उससे एडिशनल डिटेल कॉल कर सकता है, और वो अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो उसको होल्ड पे भी डाल सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रूफ, जो क्रेडिटर है वो जो सबमिट करेगा प्रूफ वो खुद ही बियर करेगा, उसके लिए वो CIRP कॉस्ट में नहीं आएगा, वो उसी की जिम्मेदारी है क्योंकि क्लेम उसी का ही है। सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स। अब आते हैं आगे सब रेगुलेशन 2, सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 2। क्रेडिटर को टाइम दिया गया कि पब्लिक अनाउंसमेंट में जो डेट है वो डेट क्या है? CIRP प्रोसेस जहां पे अपॉइंटमेंट हुआ IRP के अपॉइंटमेंट से 14 डेज का टाइम दिया गया। 14 डेज के अंदर ये लास्ट डेट है यहां तक क्लेम सबमिट करने। लेकिन अगर कोई सबमिट नहीं कर पाता तो वो उसको 90th डे का टाइम दिया गया कि 90th डे तक भी सबमिट कर सकता है, और अगर कुछ एडिशनल प्रूफ है तो वो बाद में भी कर सकता है। लेकिन कमेटी बन जाएगी। कमेटी कब बन जाएगी? इस डेट के बाद आगे देखेंगे कमेटी कब बनी। अगर क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इन केस इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, और वो बाद में क्लेम्स अपना 90th डे पे सबमिट करता है, तो उसको कमेटी में जब वो क्लेम सबमिट कर देगा तब मान लिया जाएगा वो कमेटी का मेंबर है। लेकिन कमेटी ने जो पहले डिसीजन ले लिए वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो वैलिड ही रहेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स रेगुलेशन 13। IRP क्या करेगा? अब वेरीफाई करेगा सारे क्लेम्स की, ठीक है, जो भी उसको क्लेम्स मिलते जा रहे हैं वो वेरीफाई करेगा, और 7 दिन का टाइम दिया गया। तो अब हमारे पास 14 के बाद 7 डेज का टाइम है यहाँ पे वेरीफाई करने का। 7 दिन में वेरीफाई करेगा, लास्ट डेट जब उसको मिलने थे क्लेम्स, और एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, मेंटेन ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, उसमें सारी डिटेल्स आएंगी, कौन क्रेडिटर है, कितना अमाउंट है उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं है।
So list of creditors shall be available for inspection by person who submitted the proof. जिन्होंने प्रूफ सबमिट करे हैं वो देख सकते हैं. अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन जो पार्टनर, डायरेक्टर, प्रमोटर, गारंटर ये सब भी देख सकते हैं. और ये वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, सीडी की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा. और फ्रेंड्स वो बोर्ड के पास भी फाइल हो जाएगा और बोर्ड अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगा. ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है. ये अमेंडमेंट नवंबर 2020 में आई और इसमें कहा गया है कि ये क्लॉज जो है वो उन्हीं एप्लीकेशंस पे लगेगा जो कि बाद में इस अमेंडमेंट के बाद आ रही हैं. तो पहले जो हो गई वो पास्ट में थी, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी फाइल होगा और सीओसी की मीटिंग में भी रखी जाएगी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर. आगे बढ़ते हैं. रेगुलेशन 14 डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम. अब हम डिटरमाइन करेंगे क्लेम का अमाउंट क्लेम्ड बाय क्रेडिटर. अगर प्रिसाइज नहीं है, अगर पता नहीं लग पा रहा कि कितना है, कितना पेमेंट करना है, तो आईआरपी जो है वो एस्टीमेट लगा देगा कि बेस्ट एस्टीमेट जो उसको लगता है, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे वो बेस्ट एस्टीमेट लगा देगा. और लेटर ऑन अगर सबमिट कर देते हैं प्रूफ वगैरह और पता लग जाता है तो उसको रेक्टिफाई कर देगा. अगर फॉरेन करेंसी में कुछ डेट है तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए फ्रेंड्स? जो भी एक्सचेंज रेट होगा एज ऑन दी डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, उस एक्सचेंज रेट पे उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा रुपी में. फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 5 कमेटी ऑफ क्रेडिटर. अब कमेटी बनेगी, कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो हमने जैसे कोड में पढ़ा था कि कमेटी बनेगी सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की. अगर हम देखते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो उस केस में हम कैसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे. यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल डेट ही नहीं है, सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, तो वो कैसे बनेगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर? रेगुलेशन में बताया गया 18th लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो यहाँ पे 18th लार्जेस्ट, जितने भी हमने लिस्ट बनाई थी ऊपर, उस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 18th लार्जेस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे. वो ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाएंगे हमारे कमेटी के मेंबर. अगर कम है 18 से तो जितने भी हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे कमेटी के मेंबर. और एक रिप्रेजेंटेटिव लेना पड़ेगा हमें वर्कमैन का और एक रिप्रेजेंटेटिव लेना पड़ेगा एम्प्लॉय का. तो टोटल बन गए 20 मेंबर्स, वो बन गए हमारे कमेटी के मेंबर. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर कम है 18 से तो जितने भी होंगे, अगर सपोज 10 हैं तो टोटल 12 मेंबर हमारे कमेटी के मेंबर बन जाएंगे. मेंबर ऑफ द कमेटी, जो कमेटी बनी उसके जो मेंबर्स होंगे उनका वोटिंग राइट होगा. वोटिंग राइट शैल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेट. तो जितना जितना डेट है तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा, उतना ही उनको वोटिंग राइट मिलेगा. एक्सप्लेनेशन इसमें कहती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन टोटल डेट इज द सम ऑफ अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर लिस्टेड इन सब रेगुलेशन 2A. जो 2A के 18 लार्जेस्ट हैं और वर्कमैन 2B और 2C. तो इन तीनों का हमने क्या करा, टोटल कर लिया, टोटल डेट, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है नहीं. सपोज यहाँ पे 10 ऑपरेशनल क्रेडिटर का है, 2 हमारे वर्कमैन का है और 3 हमारे एम्प्लॉयज का है. तो 15 हो गया. इसी प्रोपोर्शन में 10:2:3 का इनको वोटिंग राइट मिलेगा. कमेटी जो इस रेगुलेशन में बनेगी उसका सेम राइट, पावर, ड्यूटीज होंगे जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर कमेटी बनाते उनका होता. रेगुलेशन 16A में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है. आईआरपी अब क्या करेगा? आईआरपी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगा उस आईपी को जिसके फेवर में मैक्सिमम वोट मिले, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उन्होंने दिए, उसको अपॉइंट कर देगा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि हमने ऊपर कहा 90th डे तक क्लेम सबमिट करे जा सकते हैं, तो सीओसी तो यहाँ बन गई. अब उसके बाद चॉइस यहाँ पे खत्म हो जाएगी. अगर जो डिले कर देते हैं क्रेडिटर्स, जो लेट फाइल करते हैं अपने क्लेम्स ड्यू डेट के बाद, जो कि हमने फॉर्म में स्पेसिफाई करी थी, उनको फिर चॉइस का राइट नहीं होगा क्योंकि तब तक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो चुका होगा. आईआरपी शैल अप्लाई टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 2 दिन के अंदर अंदर जिसको अपॉइंट किया वो वहां पे रिपोर्ट करेगा. वेरीफाई करने के बाद आईआरपी जो है अपॉइंट करेगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को और 2 दिन के अंदर अंदर कहाँ रिपोर्ट करेगा? एनसीएलटी में रिपोर्ट करेगा. और डिले हो जाती है अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो इफेक्ट नहीं करेगा जो भी डिसीजन ले लिया. अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंटमेंट में डिले हो जाती है तो वो सीओसी की प्रोसीडिंग्स नहीं रोकेगा. आईआरपी क्या करेगा? एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, जैसे हमने ऊपर बात करी
ऑफ ईच क्लास, और वो क्लास जो है वो किसको दे देगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा। यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा टू बी अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, क्योंकि आईआरपी जो है वो आईपी को खुद नहीं अपॉइंट कर सकता, वो एनसीएलटी को अप्रोच करेगा कि ये आईपी जो है उसको अप्रूव किया है मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी ने वोट दिया है उसको, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अपॉइंट कर लेगी और वो लिस्ट, जो क्लास की लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया जो क्लास में होंगे वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा ताकि वो उनको रिप्रेजेंट कर पाए और उनसे मीटिंग कर पाए, डिस्कस कर पाए। आईआरपी और दी आरपी शैल प्रोवाइड एन अपडेटेड लिस्ट, और जैसे जैसे यहाँ आईआरपी और आरपी क्यों, क्योंकि आईआरपी हो सकता है रिप्लेस हो जाए, तो जैसे जैसे लिस्ट अपडेट हो जाएगी वो आगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को देता जाएगा। और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे कहा गया फ्रेंड्स, शैल हैव नो रोल इन द रिसीट और वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, तो उसका कोई क्लेम्स में कोई रोल नहीं होगा, ना वो क्लेम्स कोलेक्ट करेगा ना वेरीफाई करेगा, जस्ट आईआरपी को ही करना है। उसका काम ये होगा कि मैसेज कन्वे करे, क्लास ऑफ क्राइटेरिया से डिस्कस करे एजेंडा मीटिंग का और सीओसी को बताए कि वो क्या चाहते हैं। आईआरपी और दी आरपी शैल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर उसके पास कोई उसने इलेक्ट्रॉनिक परचेज कर रखा है सब्सक्रिप्शन, तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी देगा और वो ताकि वो वोटिंग करा पाए। वोट शेयर ऑफ द क्राइटेरिया इन द क्लास शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द फाइनेंशियल डेट विच इंक्लूड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट कहा गया, अनलेस डिफरेंट रेट इज स्पेसिफाई। अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो उनका रेट नहीं स्पेसिफाई किया तो 8%, अगर 12 किया तो 12%। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ फीस मिलेगी फ्रेंड्स, 10 से 100 हैं अगर क्रेडिटर्स क्लास में तो 15,000 रुपये फॉर ईच मीटिंग, अगर 101 से 1000 हैं तो 20,000, मोर देन 1000 है तो इन दैट केस फीस मिलेगी 25,000। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, एजेंडा सर्कुलेट करेगा क्लास में और व्यू लेगा, प्रिलिमिनरी व्यू लेगा, जो क्रेडिटर्स हैं उनका व्यू लेगा कि वो क्या चाहते हैं, और एक विंडो देगा जो कि 12 आवर्स से कम नहीं होगी। विंडो किस लिए, उनको बताने के लिए, उनके व्यूज लेने के लिए 12 घंटे की विंडो देगा ताकि वो अपने ओपिनियन बता पाए, और 24 आवर्स का नोटिस भी देगा। 24 आवर्स पहले बता देगा कि बॉस इसके लिए मुझे आपके व्यूज लेने हैं, तो 24 घंटे का उनको नोटिस देगा और 12 घंटे का विंडो देगा ताकि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाए। और शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वोटिंग इंस्ट्रक्शन, जो प्रिलिमिनरी व्यूज लिए वो वोटिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे फ्रेंड्स। ये भी लेटर ऑन अमेंडमेंट हुई, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 डाला, तो ये अगस्त 2020 में अमेंडमेंट हुई। पहले ही यहाँ पे ऐसा नहीं था, पहले ये था कि 12 आवर्स का वोटिंग देगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। यहाँ पे प्रिलिमिनरी व्यूज लेने के लिए ये डाल दिया गया। रेगुलेशन 16B कहती है कमेटी विद द ओनली क्रेडिटर इन ए क्लास, जहाँ पे क्लास ही होगी क्रेडिटर की, मतलब डिबेंचर होल्डर्स 12% या 18% वाले ही हैं, तो उसमें सारे के सारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे कमेटी के मेंबर्स। अब बनती है कमेटी, रेगुलेशन 17 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी क्या करेगा, आईआरपी करेगा, सारे के सारे उसके पास क्लेम्स आ गए, 2 दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट बना के वेरीफाई करेगा क्लेम्स जो उसके पास आए थे, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसकी मीटिंग बुलाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। तो क्लेम आने के बाद जहां लास्ट डेट थी उसके 2 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, 2 डेज मिले इसको, 2 डेज के अंदर अंदर कमेटी बनाएगा और कमेटी के बनाने के 7 दिन के अंदर अंदर उसकी फर्स्ट मीटिंग करा देगा। फर्स्ट मीटिंग 7 दिन के अंदर अंदर करा देगा विद इन 7 डेज। वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इज डिलेड, आरपी का अपॉइंटमेंट डिले हो जाता है तो आईआरपी ही कंटिन्यू करेगा 40th डे से टिल दी आरपी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 में आईआरपी को आरपी कंफर्म करना था सीओसी ने, अगर सीओसी कंफर्म नहीं करती तो वो कंटिन्यू रखेगा जो आईआरपी था जब तक कि आरपी नहीं आता। चैप्टर 6 में मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग होंगी, अब कमेटी बना दी हमने, क्लेम्स इकट्ठे कर लिए, कमेटी की मीटिंग करवाते हैं। अब आरपी क्या करेगा, कन्वीन करेगा मीटिंग ऑफ कमेटी एज एंड व्हेन ही कंसीडर नेसेसरी, जब उसको ठीक लगता है, और उसकी रिक्वेस्ट जो है क्रेडिटर भी दे सकते हैं, कमेटी के मेंबर्स भी दे सकते हैं, लेकिन 33% कमेटी के मेंबर देंगे तभी वो करेगा, अदरवाइज आरपी खुद डिसाइड करेगा। तो 33% अगर प्रपोज करेंगे क्रेडिटर की मीटिंग करो तो आरपी को फिर करनी पड़ेगी।
सब्जेक्ट टू दिस रेगुलेशन मीटिंग ऑफ कमेटी शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 5 डे नोटिस। तो यहाँ पे नोटिस का जो टाइम है वो 5 डेज का है। 5 डे नोटिस इन राइटिंग टू एवरी पार्टिसिपेंट एट द एड्रेस प्रोवाइडेड इन दी क्लेम फॉर्म। जो उसने क्लेम में एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे बाय हैंड भी दे सकता है, ईमेल भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकता है। और कमेटी जो है खुद डिसाइड करके इस टाइम को रिड्यूस भी कर सकती है 24 आवर्स तक। मतलब 5 दिन का हमने कहा नोटिस देना है मीटिंग बुलाने का, लेकिन कमेटी डिसाइड करती है कि 5 दिन ज़्यादा है, हमें जल्दी बुलानी है, तो 24 आवर्स का तो नोटिस देना ही पड़ेगा, इतना तो चाहिए। लेकिन अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर है तो वो 48 आवर्स का हो जाएगा। अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि वहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी आगे कन्वे करना है मैसेज, तो 48 आवर्स का हो जाएगा। रेगुलेशन 20 में सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बताया गया कि नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा। ईमेल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अटैचमेंट भेजी जाएगी, लिंक URL भी भेज सकते हैं। तो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है डेट क्रेडिटर का, कॉर्पोरेट डेटर का नाम, प्लेस, कहाँ पे मीटिंग है, क्या टाइम है, कौन से दिन है। और अगर भेज रहे हैं नोटिस तो वो नॉन एडिटेबल PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली PDF नॉन एडिटेबल। लिंक दिया तो लिंक से कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताना है। और ये इंश्योर करना है बेसिकली RP को कि वो मेल ट्रांसमिट कर दे, वो मेल रेसिपिएंट के पास पहुंच जाए और वो देख ले। और अगर उसके कंट्रोल में ही नहीं है, वो भेज रहा है और रीड रिसीट आ जाती है और फिर भी नहीं आता, तो अगर उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है तो वो नहीं कहा। RP को क्या इंश्योर करना है कि उसने मेल भेजी और सही ईमेल एड्रेस पे भेजी और जो वो मेल सेंड हो गई, या अगर लिंक भेजा तो लिंक ओपन हो गया। नोटिस मेड अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक लिंक URL शैल बी रीडेबल। जो भी अपलोड किया नोटिस वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिंक ही काम नहीं कर रहा या लिंक ही बंद हो गया, तो वो नोटिस मिल जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट अदर देन द मेंबर ऑफ कमेटी फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट रेलेवेंट ईमेल एड्रेस और उसको नोटिस नहीं मिलता, वो इनवैलिडेट मीटिंग्स नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि नोटिस भेजा और उसने देखा नहीं, उसका स्पैम में चला गया और लेटर ऑन आया, तो मीटिंग जब तक COC ने जो डिसीजन ले लिया वो वैलिड ही रहेंगे। अब आते हैं रेगुलेशन 21 में, कंटेंट ऑफ दी नोटिस ऑफ मीटिंग। अब नोटिस में क्या बताना है हमें? वेन्यू बताना है, टाइम बताना है, डेट बतानी है, कब है मीटिंग, ऑप्शन अवेलेबल कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन से भी कर सकते हो मीटिंग, और लिंक वगैरह भी देने हैं। और जो मीटिंग है वो पर्सन या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हो, लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो आप भेज रहे हो वो आपको एडवांस में बताना पड़ेगा RP को कि मैं नहीं आ सकता, मेरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा मीटिंग में, ताकि RP अलाउ कर सके उसको मीटिंग में। नोटिस मीटिंग क्या होगा? लिस्ट करेगा मैटर टू बी डिस्कस्ड, क्या क्या मैटर डिस्कस करने हैं, मैटर टू बी डिस्कस, इशू टू बी वोटेड अपॉन, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल स्टेट द प्रोसेस एंड मैनर ऑफ वोटिंग। वोटिंग किस तरीके से दी जाएगी, लॉगिन ID किस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर कोई दिक्कत आती है तो किसको कनेक्ट करना है आपको, मेरे से मैं वोट नहीं डाल पा रहा तो मुझे किस IT के पर्टिकुलर पर्सन को कनेक्ट करना है, वो भी बताया जाएगा। अब आते हैं रेगुलेशन 22 जो बात करता है कोरम के बारे में। तो मीटिंग जो होगी वो उसमें कोरम भी नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि कोई आया ही नहीं और हमने मीटिंग में डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे कहा गया 33% कमेटी के मेंबर्स आ जाते हैं जिनका वोट शेयर, वोटिंग राइट 33% है, तो हम मान लेंगे कि कोरम अवेलेबल है। चाहे वो वीडियो से आते हैं, ऑडियो से आते हैं, किसी भी मीन से आते हैं, वो मान लेंगे हम कि कोरम हो गया। और कमेटी में मॉडिफाई द परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट रिक्वायर्ड फॉर द कोरम, और कमेटी डिसाइड भी कर सकती है मेजॉरिटी के साथ कि हमारे को इतने परसेंट, अगर 20% भी आ जाता है तो वो कोरम होगा। अगर कोरम नहीं होता, मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम नहीं होता तो क्या होगा? मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम टाइम से एंड प्लेस ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन मीटिंग होगी सेम टाइम एंड प्लेस पे। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं होता तो जो भी पर्सन वहां अवेलेबल होंगे वो कोरम मान लिए जाएंगे और मीटिंग हो जाएगी।
अब पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के का भी ऑप्शन दिया जाएगा, वीडियो और ऑडियो मीन्स दोनों से कर सकते हैं हम। वो उसका अरेंजमेंट सारा का सारा आरपी को करना पड़ेगा, आरपी शैल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट की ताकि वीडियो ऑडियो सही से चले, ऐसा ना हो कि दिक्कत आ रही है, साउंड ही नहीं आ रही, कोई इशू आ रहा है और वो अपना मैसेज कन्वे ही नहीं कर पा रहा मेंबर, कमेटी का मेंबर। आरपी शैल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर टू सेवगार्ड द इंटेग्रिटी, ऐसा नहीं कि कोई अनऑथराइज एक्सेस हो जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग वो स्टोर करने का, कि भाई ऐसा ना हो मीटिंग कर ली और मीटिंग का वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सेव ही नहीं हुआ। तो आरपी इंश्योर करेगा कि ये सारी चीज़ें हैं और सब लोग देख पाएँ और अटेंड कर पाएँ और उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वो किसी को अपॉइंट कर देगा, इसकी जिम्मेदारी लगा देगा। वेयर ए मीटिंग इज कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स शेड्यूल्ड वेन्यू जो होगा वो मीटिंग का, अगर बाहर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया से अटेंड कर रहा है मीटिंग, कोई न्यूजीलैंड से कर रहा है, कोई यूरोप से कर रहा है, कोई यूएस से कर रहा है, तो जहाँ पे मीटिंग कन्वीन कर रहा है आरपी वो मान लिया जाएगा इंडिया में कर रहा है तो इंडिया में ही है, सारे लोग इंडिया में मीटिंग कर रहे हैं, प्लेस इंडिया मान लिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ मीटिंग दी आरपी शैल एक्ट एज एन चेयरपर्सन, यहाँ पे आरपी को बना दिया चेयरपर्सन, आरपी चेयरपर्सन का काम करेगा। और एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग आरपी क्या करेगा, एक रोल कॉल करेगा, सबसे अटेंडेंस लेगा, रोल कॉल करेगा कि सारे पार्टिसिपेंट आए हैं, सब देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, ऑडियो देख पा रहे हैं, उसका नाम पूछेगा और ये चेक करेगा कि ही इज अटेंडिंग इन हिज कैपेसिटी और रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसी और को, या लोकेशन पूछेगा कहाँ से अटेंड कर रहा है, दैट ही हैज रिसीव्ड द एजेंडा, उसको एजेंडा मिल गया मीटिंग का, दैट नो अदर पर्सन अदर देन हिम इज अटेंडिंग, ऐसा तो नहीं है कोई और सुन रहा है, वो पब्लिक प्लेस पे बैठ के तो नहीं मीटिंग कर रहा, तो ये सब आरपी उससे पूछेगा, रोल कॉल करेगा और वो इंश्योर करेगा कि सारा का सारा मीटिंग के ड्यूरेशन में कोरम रहे, कोरम कंप्लीट है और थ्रू आउट द मीटिंग कोरम है, ये भी इंश्योर करेगा। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग टिल इट्स कंक्लूजन, वो इंश्योर करेगा कि नो पर्सन अदर देन द पार्टिसिपेंट और एनी अदर पर्सन जिसको आरपी ने परमिट किया वो एक्सेस ना कर पाए, वो वहां जाके वीडियो ना देख पाए, ऑडियो ना देख पाए या उस मीटिंग रूम में एंटर ना कर पाए, तो ये आरपी इंश्योर करेगा। इंश्योर दैट द मिनट्स आर मेड, मिनट्स बना दिए, मिनट्स मीटिंग के मिनट्स बना दिए, आरपी इंश्योर करेगा। आरपी शैल सर्कुलेट द मिनट्स, मिनट सर्कुलेट करेगा, 48 आवर्स का टाइम दिया गया, 48 आवर्स में मीटिंग कंक्लूड होने के बाद मिनट शेयर करेगा आरपी। अब कहते हैं वोटिंग बाय द कमेटी, वोटिंग करेगी कमेटी, कैसे करेगी, सेक्शन 28(1) में जो मैटर्स हैं जैसे कि इंटरिम फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, वो सब मैटर्स डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर वोट करेंगे। एक्शन अदर देन दोज लिस्टेड इन 28(1) रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ कमेटी में बी कंसिडर्ड, और आरपी वो भी कर सकता है जो 28(1) में जैसे कि इंटरिम फाइनेंस रेज करना है, इसके अलावा अगर कोई मैटर है तो वो भी आरपी डिसाइड कर सकता है और वो पुट कर सकता है मीटिंग में। आरपी शैल टेक ए वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन द मैटर लिस्टेड, तो आरपी वोट लेगा। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कंक्लूड होने के बाद अनाउंस करेगा डिसीजन और किसने वोट किया फेवर में, किसने किया अगेंस्ट और किसने किया ही नहीं, किसने हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। सो आरपी एक लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट सर्कुलेट करेगा। आरपी शैल सर्कुलेट द मिनट्स, मिनट सर्कुलेट करेगा कहाँ, 48 आवर्स में कंक्लूजन में, और वोट मांगेगा जिन्होंने वोट नहीं दिए थे, पर्सन हु हैव एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, उसको भी 24 आवर्स का टाइम देगा, 24 आवर्स में उनसे भी वोट मांगेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होगा शैल सर्कुलेट द मिनट्स, वो भी सर्कुलेट करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग और वो विंडो ओपन रखेगा क्लास ऑफ क्रेडिटर के लिए 24 आवर्स बिफोर द विंडो ओपन फॉर वोट, तो 24 घंटे के लिए वो पहले बता देगा कि वोटिंग स्टार्ट होनी है और विंडो ओपन रखेगा 12 आवर्स के लिए। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 12 घंटे के लिए विंडो ओपन रखेगा और 24 आवर्स का नोटिस देगा कि वोटिंग होने वाली है। वोटिंग बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट इन अकॉर्डेंस, मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ए है और ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर का है, 1 और 2, तो जो 1 ने कहा है
अगर उसका 10% शेयर है तो उसके हिसाब से वोट देगा, वो कहता है यस तो 10% का यस, और 2 कहता है नो तो यहाँ पे जो भी उसका परसेंटेज है तो वो नो देगा। अगर एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आरपी शैल प्रोवाइड ईच मेंबर ऑफ द कमेटी द मीन्स एक्सरसाइज टू वोट आइदर इलेक्ट्रॉनिक और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जो भी उसने बनाया होगा वो बताएगा। और वोटिंग डिफाइन किया गया किस तरीके से, सिक्योर्ड सिस्टम होगा जहां पे वोट कास्ट होंगे, सबका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री सेंट्रलाइज सर्वर होगा, साइबर सिक्योरिटी होगी। इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योर सिस्टम होगा जहां पे रीजनेबल सिक्योरिटी होगी, रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होगी। इस तरीके से वो सिस्टम बनाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएगा। और ब्लॉक हो जाएगा वोटिंग पीरियड के बाद, ऐसा नहीं कोई टैंपरिंग कर दे इसके बाद, पीरियड ओवर होने के बाद ब्लॉक हो जाएगा। और वोटिंग कंक्लूड होने के बाद शेल अनाउंस रिटर्न, और अनाउंस करेगा आरपी, अनाउंस करेगा रिजल्ट और नेम किसने वोट दिया डिसीजन में, किसने फेवर में दिया, किसने अगेंस्ट दिया और किसने नहीं दिया। और एक आरपी कॉपी भेजेगा पार्टिसिपेंट्स को 24 आवर्स में कंक्लूजन ऑफ मीटिंग में कि ये सारी की सारी समरी है। अब आते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 आता है कंडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो अब आरपी क्या करेगा, आरपी यहां पे 7 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, सीओसी की मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई 7 दिन के अंदर अंदर, बट नॉट लेटर देन 47 डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, खुद के अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन जो पीरियड है वो इंसॉल्वेंसी जब से शुरू हुई है 47 डेज। अगर यहां पे इसका अपॉइंटमेंट हुआ तो यहां से 7 दिन, और सीआईआरपी प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुई वहां से 47 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करेगा, 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करेगा। किस लिए, टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू एंड द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द सीडी, सीडी की फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अपॉइंट करेगा। लेकिन वो उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, और ऑडिटर नहीं होना चाहिए 5 साल ऊपर। फ्रेंड्स 3 साल था आरपी बनने के लिए, यहां पे कहा रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए 5 इयर्स प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डायरेक्टर का, या वो पार्टनर और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उस एंटिटी का जिस एंटिटी का आरपी काम कर रहा है, या वो एंटिटी किसी तरीके से रिलेटेड है। फ्रेंड्स इसके बाद 2 आरवी अपॉइंट हो गए हैं। 2 आरवी अपॉइंट होने के बाद आगे आरवी अपनी रिपोर्ट देंगे, वो आगे चल के आएगा। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ डेट ट्रांसफर हो गए हो, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर को अपने डेट पास ऑन कर दे या किसी और को कर दे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आईआरपी को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और आईआरपी जो है वो लिस्ट अपडेट करेगा और 2 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी बताएगा। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स सेल ऑफ एसेट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स। ऐसा भी हो सकता है आरपी को एसेट सेल करने पड़ जाए, मे बी ड्यू टू बेटर रियलाइजेशन ऑफ दी मनी, तो उस केस में भी आरपी को पावर दी गई, आरपी कर सकता है, लेकिन सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 66% वोट शेयर लेना पड़ेगा सीओसी से, अप्रूवल ले सकता है जहां पे वो नेसेसरी हो, ऐसा जरूरी हो फॉर द बेटर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। वो कंसीडर करेगा, देखेगा कि भाई हाँ बॉस ये एसेट्स खराब हो रहे हैं, तब तक मुझे बेचना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगाई गई कि वो 10% ऑफ द टोटल क्लेम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो एसेट बेच रहा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो बायर इसको खरीदेगा उसको बोनाफाइड जो बायर होगा उसको टाइटल मिलेगा, फ्री और मार्केटेबल टाइटल मिलेगा इस एसेट का। ऑल्दो ओनरशिप जो है वो सीडी के पास है, और बेचेगा कौन, आरपी बेचेगा सीओसी की परमिशन से, और जो परचेजर होगा उसको टाइटल मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। आईआरपी को अगर ऐसा लगता है कि बॉस अब दिक्कत आ रही है या कोऑपरेट सपोर्ट नहीं कर रहे, तो एनसीएलटी को आईआरपी लिखेगा और एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा कि भाई लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आरपी को सपोर्ट करो। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं रेगुलेशन 30A जो कहता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो हमने 12A में बात करी थी, सेक्शन 12A ऑफ आईबीसी, कि हम विड्रॉल की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं प्रोवाइडेड 90% ऑफ द सीओसी एग्री करे। तो किस स्टेज पे एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है देखते हैं फ्रेंड्स।
अगर सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ तो इस केस में आईआरपी जो है वो विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करेगा, क्योंकि अभी आरपी तो आया ही नहीं है, उसका आईआरपी का कंफर्मेशन ही नहीं हुआ एज एन आरपी। और अगर सीओसी बन चुकी है और सीओसी बन गई है तो अगर आईआरपी है तो आईआरपी कर सकता है या आरपी भी कर सकता है एप्लीकेशन, विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने रेज कर दिया है, जो कि आगे चल के हम इनवाइट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, तो ऐसा कर दिया, तब विड्रॉल के लिए हमें रीजन भी देने पड़ेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अब विड्रॉल फाइल कर रहे हो। और एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म एफए में फाइल होगी। विड्रॉल एप्लीकेशन का फॉर्म है रेगुलेशन में, फॉर्म एफए में एप्लीकेशन फाइल होगी। और जो एक्सपेंस इनकर हुए अभी तक, जो भी एक्सपेंस इनकर हुए सीआईआरपी कॉस्ट में, वो अंडरटेकिंग देगा जो एप्लीकेंट जो है विड्रॉल एप्लीकेशन लगा रहा है कि मैं पे करूंगा इसको, उसकी बैंक गारंटी देगा। जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई होगी वो एस्टिमेट करके आईआरपी बताएगा और अंडरटेकिंग देगा एप्लीकेंट जो विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। और अगर एप्लीकेशन ऊपर क्लॉज ए में होती है, क्लॉज ए में जहां आईआरपी है, आईआरपी 3 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल करेगा। और अगर विड्रॉल एप्लीकेशन जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन चुकी है, वहां क्लॉज बी में होती है, तो 7 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन जो मिली आईआरपी आरपी को वो प्रेजेंट करेगा सीओसी में। और सीओसी अगर अप्रूव करती है विद 90% मेजॉरिटी, 90% वोट शेयर, तो उस केस में अप्रूवल के बाद एनसीएलटी में वो फाइल कर देगा अगेन 3 डेज के अंदर अंदर। तो अगर क्लॉज बी में होती है एप्लीकेशन तो टोटल 10 डेज लगे, और क्लॉज ए में होती है तो सीधा ही 3 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल कर देगा आईआरपी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे अप्रूव कर देती है, एप्लीकेशन अप्रूव कर सकती है। और जो अप्रूवल के बाद जो भी कॉस्ट अभी तक इनकर हुई, एक्चुअल एक्सपेंस हुए, वो रिकवर कर लिया जाएगा एप्लीकेंट से 3 दिन के अंदर अंदर। और अगर वो नहीं, इन केस नहीं करता, तो बैंक गारंटी इन्वोक कर दी जाएगी और उससे रिकवर कर दिया जाएगा और सीडी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर 9 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट में क्या आएगा, अमाउंट ड्यू टू एसेंशियल सर्विसेज, क्योंकि हमने बात करी थी कि मोरेटोरियम में एसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी, तो एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उसका सारा का सारा पेमेंट है वो हमारी सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फीस पेबल टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस उसके, वो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अमाउंट ड्यू टू एनी पर्सन, जिसको जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और मोरेटोरियम चल रहा है, अदरवाइज विकेट करनी थी, आपको नोटिस आया हुआ था, क्योंकि मोरेटोरियम की वजह से आपका सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, तो कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा जो लीज रेंटल्स हैं वो सीआईआरपी कॉस्ट में आ जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड बाय आईआरपी ने, अगर आईआरपी ने कुछ एक्सपेंस करे हैं टू द एक्सटेंट रेटिफाइड, और एक्सपेंस इनकर्ड बाय द आरपी, जो एक्सपेंस आरपी ने इनकर करे हैं रेगुलेशन 34 में, वो एक्सपेंस सारे के सारे सीआईआरपी कॉस्ट में आ जाएंगे। और कमेटी को ऐसा कुछ लगता है और कोई कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से, वो कॉस्ट भी सीआईआरपी कॉस्ट में आ जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज क्या होंगी फ्रेंड्स, एसेंशियल सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम और आईटी, ये एसेंशियल सर्विसेज होंगे। और टू द एक्सटेंट दे आर नॉट डायरेक्ट इनपुट टू दी आउटपुट प्रोड्यूस, सपोज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसके लिए वाटर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वाटर एसेंशियल नहीं होगा, वाटर ड्रिंकिंग के लिए है तो एसेंशियल होगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइट और एसी फैन ये सब चलाने के लिए ऑफिस में ताकि बैठ के काम किया जा सके, तो वो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे ही टेलीफोन या इंटरनेट वगैरह एसेंशियल सर्विसेज है। वाटर एग्जाम्पल भी दिया गया फ्रेंड्स इसमें, वाटर सप्लाइड टू अ कॉर्पोरेट डेटर विल बी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर सैनिटेशन एंड नॉट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो वो एसेंशियल नहीं है। आगे चलते हैं, रेगुलेशन 33 कॉस्ट ऑफ आईआरपी। आईआरपी की जो कॉस्ट होगी वो फिक्स कौन करेगा, वो फिक्स करेगा फ्रेंड्स एप्लीकेंट, एप्लीकेंट फिक्स करेगा। और एप्लीकेंट ने अगर नहीं फिक्स करी तो एनसीएलटी आ जाता है, यहाँ पे एनसीएलटी फिक्स करेगा। एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंस विच शैल बी रिइंबर्स्ड बाय द कमेटी, एप्लीकेंट ने जो एक्सपेंस खर्चा करा एप्लीकेशन में वो सीओसी अप्रूव कर देगी
टू द एक्सटेंट रेटिफाइड, जितना सीओसी ने अप्रूव करा उसको मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रेटिफाइड विद द कमेटी शैल बी ट्रीटेड एज CIRP कॉस्ट, वो कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड फीस टू बी पेड टू द IRP, फीस पेड टू द IRP एंटिटी की को जो फीस दिया, अगर एंटिटी से भी सर्विस लेते हैं तो वो भी एक्सपेंसेस में आ जाएंगी और वो CIRP कॉस्ट में आ जाएगी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉस्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कमेटी फिक्स करेगी एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस करना है आरपी के लिए करना है, एंड द एक्सपेंस शैल कॉन्स्टिट्यूट दी CIRP कॉस्ट, जो आरपी को फीस पे करी जा रही है वो CIRP कॉस्ट मान ली जाएगी। और जो यहाँ बताया गया कि IPE एंटिटी या आरपी दोनों में से किसी को भी दिया तो वो CIRP कॉस्ट होगा। अब डिस्क्लोजर भी फाइल करना पड़ेगा, IRP और RP को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आइटम वाइज रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट वो फाइल करना पड़ेगा बोर्ड के पास। चैप्टर 10 में आ जाते हैं प्लान, रेजोल्यूशन प्लान। अब हमने कहा था अपॉइंट किया था रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो वो डिटरमाइन करेगा रेगुलेशन 35 में फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। और वो फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, क्योंकि हमने 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करे थे, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और वो बताएंगे कि फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू CD की कितनी है, और वो कंप्यूट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड और फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी और फिक्स्ड एसेट्स का करने के बाद। अब अगर आरपी को लगता है कि जो 2 वैल्यूअर्स ने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उनका वैल्यूएशन, तो वो क्या कर सकता है, वो एक और अनदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर सकता है और वो रिपोर्ट देगा उसी तरीके से जैसे इन दो ने दी थी। अब क्या करेगा आरपी, क्योंकि 3 हो गए, अब जो क्लोजेस्ट होंगे 2 क्लोजेस्ट एस्टिमेट उनकी एवरेज ले लेगा टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू एंड द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द CD। तो 2 क्लोजेस्ट, सपोज ए हम गए ए के पास, ए वैल्यूअर था, बी वैल्यूअर था और सी वैल्यूअर था। ए ने कहा 100 करोड़, बी ने कहा 50 करोड़, तो अब सिग्निफिकेंट वेरिएंस है। और सी कहता है 90 करोड़, तो अब क्या होगा, क्लोजेस्ट क्या है, 50 के क्लोज ये नहीं है, 90 और 100 इन दोनों की एवरेज ले ली जाएगी, 190 डिवाइडेड बाय 2, इसकी सिंपल एवरेज लेके यहाँ पे लिक्विडेशन और फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू डिस्क्लोज करेगा। किसको डिस्क्लोज करेगा, कमेटी मेंबर्स को, COC को, एवरी मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, और उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेगा कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और वो कोई अनड्यू गेन इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकालेंगे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर और बताते जा रहे हैं, COC को नहीं बताया और पब्लिक कर दिया, ऐसा नहीं, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। अब आता है 35A में प्रेफरेंशियल और अदर ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 43, 45, 50 और 66 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनर और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। सो इस तरीके की अगर ट्रांजैक्शन है तो वो आरपी की जिम्मेदारी है कि उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसको हम यहाँ पे टाइम दिया गया 75 डे पे वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। ये आइडेंटिफाई करने के लिए खुद नहीं कर सकता तो वो ऑडिटर, फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, और इसमें वो डिटरमाइन करेगा कि 115th डे तक, यहाँ पे 115th डे तक, तो 75th तक वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस, 115th डे तक डिटरमाइन कर लेगा कि है या नहीं है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल करेगा 135th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की से ड्यू डेट्स हैं, तो 75th डे पे वो स्टार्ट करेगा, एसरटेन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा 115 दिन पे, और 135th डे पे फाइल कर देगा NCLT के पास। आगे चलते हैं, रेगुलेशन 36 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आ जाता है। सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 4, आरपी क्या करेगा, आरपी सबमिट करेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होगा फ्रेंड्स, बेसिकली सारी की सारी डिटेल्स जहां पे CD की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, CD की और एसेट और लायबिलिटी की डिटेल है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। खुद अपने अपॉइंटमेंट के 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बनाएगा, बट नॉट लेटर देन 54th डे। यहाँ पे 54th डे पे
तक मैक्सिमम टाइम है और उसके अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बनाएगा। क्या बना देगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा? डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारी की सारी डिटेल, उनका एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट क्या है, रिमेनिंग लाइफ क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू वगैरह, लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 2 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रीसीडिंग, और अगर लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी, अगर वो लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल तो पुरानी 14 डेज पुरानी भी हो सकती है। तो CIRP कमेंसमेंट डेट की, जहां पे हमारी CIRP स्टार्ट हुई वहां की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या उससे 14 डेज पहले की अगर है तो उससे भी काम चल जाएगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जो उसने ऊपर बनाई थी, और पर्टिकुलर ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम टू द कॉर्पोरेट डेटर जो कि रिलेटेड पार्टी के हैं, रिलेटेड पार्टी डेट वो भी लिस्ट बनाएगा। गारंटी अगर किसी ने दी है या कॉर्पोरेट डेटर ने किसी को गारंटी दी है तो कितनी गारंटी दी है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, वो सारी रिलेटेड पार्टी की गारंटी वो भी बताएगा। नेम एड्रेस ऑफ द मेंबर जो 1% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो भी बताएगा। डिटेल ऑफ मटेरियल लिटिगेशन, वर्कमैन और एम्प्लॉय कितने हैं, उनका कितना ड्यूज है वो सब बताएगा, और अदर इंफॉर्मेशन जो आरपी को लगती है कि वो रेलेवेंट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आरपी इंक्लूड करेगा और एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। अब आरपी क्या करेगा? आरपी जो है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेयर करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर के साथ, और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन करवाएगा कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से कोई वो अनड्यू गेन नहीं करेंगे या कोई लॉस नहीं, सीडी को लॉस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 36 से है इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि हमारे पास सारी के सारे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने बना लिया, सीडी की सारी डिटेल है, अब हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाएंगे। कैसे मंगाएंगे? हम एक फॉर्म जी इशू करेंगे, ये रिलीज करेंगे हम कब करेंगे? ये करेंगे हम 75th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। 75th डे पे हम एक बनाएंगे फॉर्म जी जो कि पब्लिश करेंगे और बोलेंगे कि अब जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं हमारे सीडी में पैसा लगाना चाहते हैं वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करें। तो ये जो फॉर्म जी है ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में होगा जहाँ पे सीडी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या जहाँ वो मेजर ऑपरेशंस करता है, मेजर बिजनेस है। सीडी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे भी आ जाएगा, और एनी अदर मैनर जो कमेटी डिसाइड करती है उस तरीके से इसको सर्कुलेट किया जाएगा। फॉर्म जी में क्या होगा? शैल इंक्लूड स्टेट वेदर द डिटेल इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डाउनलोडेड, कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है डिटेल्ड फॉर्म। प्रोवाइड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो लास्ट डेट है वो, बट वो लास्ट डेट क्या कब तक नहीं हो सकती? 15 डेज का टाइम मिलेगा, 15 दिन, जब भी फाइल किया उसके 15 दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिन में आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हो। डिटेल्ड इन्विटेशन रेफर टू, ऊपर जो रेफर किया ये वाला डिटेल्ड इन्विटेशन स्पेसिफाई क्राइटेरिया करेगा कि कौन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट हो सकता है। एलिजिबिलिटी नॉन सेट आउट करेगा कि 29A की एलिजिबिलिटी कंप्लाई करना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी सीडी के बारे में, और शैल नॉट रिक्वायर, क्या नहीं करेगा? नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। ऐसा नहीं कि हमारे पास 50 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ गए और हमने 1-1 लाख सबसे ले लिया और कहा अब रिफंडेबल नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते। कोई फीस नहीं लेवी कर सकते रेजोल्यूशन एप्लीकेंट पे, लेकिन हाँ हम रिफंडेबल डिपॉजिट जरूर ले सकते हैं। तो रिफंडेबल डिपॉजिट की बात हो सकती है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो क्राइटेरिया मीट करते हैं वो क्या करेंगे? अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे। सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो हमने बताया 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में अपना इंटरेस्ट स्पेसिफाई करेंगे। और अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो बाद में मिला वो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जो ड्यू डेट के बाद मिला, 15 दिन के बाद मिला, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अनकंडीशनल एंड मे बी एंड विल बी अकम्पनीड बाय, सो अनकंडीशनल होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, उसमें बताया जाएगा 25(2) का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करेगा अपने, 29A की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा एप्लीकेंट, आरपी को बताएगा कि वो अगर इनएलिजिबल हो जाता है, एक अंडरटेकिंग देगा कि अगर गोइंग फॉरवर्ड इनएलिजिबल हो जाता है तो वो बताएगा, आरपी को कम्युनिकेट कर देगा, और एक अंडरटेकिंग देगा कि जो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज सही दे रहा है, ऐसा नहीं कि गलत है, अगर गलत होगी तो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी और उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन हो जाएगा। और अंडरटेकिंग देगा कि
जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूंगा और उसमें कोई अनड्यू गेन या लॉस सीडी को नहीं पहुंचाऊंगा। आरपी क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा। अब आरपी चेक करेगा कि भाई बॉस ये जो प्लान था कंप्लाई करता है सेक्शन 25(2) को, डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 29A में, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक करेगा कि ये कैपेबल है, पे कर पाएगा या नहीं, इसके पास पैसा है या नहीं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा आरपी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी क्या करेगा, आप क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, अगर उसको कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मांग सकता है। आरपी क्या करेगा, आप एक प्रोविजनल लिस्ट बनाएगा। प्रोविजनल लिस्ट सपोज 10 एप्लीकेंट्स आए तो 10 की लिस्ट प्रोविजनल, और 10 में से 8 हमारे ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो 8 जो हो गए हमारे वो प्रोविजनल लिस्ट में आ गए। अब वो लिस्ट जो है विद इन 10 days ऑफ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो 10 दिन के अंदर अंदर बनाएगा, और 10 दिन के अंदर अंदर बनाएगा। अब 10 दिन के बाद ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। सपोज 8 एप्लीकेंट थे, 2 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 2 वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमारे को क्यों एक्सक्लूड किया, या वो 2 इस वजह से भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को क्यों ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। तो जो भी ऑब्जेक्शन होंगे वेदर फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, तो वो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिला, 5 दिन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आरपी जो है फाइनल लिस्ट बनाएगा 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर फाइनल एक लिस्ट बना देगा जिसमें सारे के सारे हमारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे जो कि एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, आईआरपी क्या करेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बोलेगा कि अपना अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो। उसके लिए वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो कि हमने ऊपर बनाया था वो शेयर करेगा। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, किस क्राइटेरिया या किस बेसिस पे हम इवैल्यूएट करेंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, तो वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स शेयर करेगा। और रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान जो भी फॉर्मेट होगा वो शेयर करेगा। 5 days का टाइम मिला, 5 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम दी डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। क्यों हमने फाइनल लिस्ट के बाद क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये तो चलता रहेगा साइड बाय साइड। हमने कहा प्रोविजनल लिस्ट में जो थे उनको हमने ऑलमोस्ट वो फाइनल हो ही जाएंगे, तो उनको 5 दिन के अंदर अंदर टाइम दे दिया कि आप अपना शुरू कर दो काम। हम आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट फॉर्म दे देते हैं। सो एवरी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रोविजनल लिस्ट में देगा, और जो भी प्रोविजनल लिस्ट में एप्लीकेंट थे उनको देगा, या उन एप्लीकेंट्स को देगा जिन्होंने कंटेक्स्ट किया था डिसीजन आरपी का कि हमारे को इंक्लूड क्यों नहीं किया। मे भी हो सकता है वो जीत जाएं और उनको भी इंक्लूड करना पड़े, तो उनको भी देगा, और उनसे अंडरटेकिंग साइन कराएगा अगेन कि बॉस आप ये शेयर नहीं कर सकते किसी को। तो रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, उसके अंदर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, मैनर होगा किस तरीके से आपको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है। रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान शैल अलाउ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मिनिमम ऑफ 30 days। यहाँ पे 30 days का टाइम मिला आपको फाइनल प्लान बना के सबमिट करने के में 30 days का प्लान मिला। और इसमें नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा कुछ होगा नहीं, नॉन रिफंडेबल कोई डिपॉजिट नहीं होगा, पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में। रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान शैल रिक्वायर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने के लिए बात की गई यहाँ पे। ऐसा ना हो कि हमने अप्रूव कर दिया, यहाँ तक ले आए और सीओसी ने अप्रूव किया, बाद में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो दे ही ना पैसे। तो आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर जिसके ना दिए जाने पे आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा अमाउंट जो भी आपने दिया है, और आपके अगेंस्ट पिनल एक्शन भी हो सकता है, तो ये पहले ही ले लिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिफाइन की गई है, सिक्योरिटी ऑफ सच नेचर वैल्यू ड्यूरेशन एज स्पेसिफाइड, और जो अप्रूव कमेटी करेगी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो कमेटी बताएगी कि कितनी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको देनी है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो बैंक गारंटी की फॉर्म में भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बैंक से गारंटी दिलवाओ, और एनी मॉडिफिकेशन इन द रिक्वेस्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जो अगर कुछ मॉडिफाई हो जाता है
तो वो फ्रेश इशू माना जाएगा और फ्रेश टाइमलाइन, जो 30 डेज का हमने टाइमलाइन दिया वो फ्रेश, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं अगर रेजोल्यूशन प्लान या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो उसको फिर से 30 डेज का टाइम मिलेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, ताकि वो अपना प्लान सबमिट कर सके। आरपी यहाँ इस केस में क्या करेगा, आरपी अप्रूवल लेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर से टू एक्सटेंड द टाइमलाइन। लेकिन अगर पुराना प्लान मिला था और प्लान मिला था और वो किसी वजह से अप्रूव नहीं हो पाए, सारे के सारे प्लान रिजेक्ट हो गए, तो ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और फिर सीओसी से अप्रूवल लेने के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करेगा। और अगर उसको लगता है कि ये टाइम लिमिट मेरी 180 डेज की एक्सटेंशन कराने की ज़रूरत है, तो फिर सीओसी को बोलेगा कि एक्सटेंशन के लिए अप्रूव करो एक्सटेंशन मेजॉरिटी के साथ, और फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में फाइल करेगा कि मुझे 90 डेज की और एक्सटेंशन दे दो। फिर आता है फ्रेंड्स रेगुलेशन 37 रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान शैल प्रोवाइड फॉर द मेजर एज मे बी नेसेसरी, क्या होंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स बट नॉट लिमिटेड टू, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पर्पज हमारा होगा कि सीडी के एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, तो इसके लिए हम ट्रांसफर कर सकते हैं एसेट्स का सिक्योरिटी इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं, सीडी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं बाय वे ऑफ मर्जर, एमल्गमेशन, डीमर्जर, और हम एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर सकते हैं, और हम कैंसिलेशन और डीलिस्टिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट का कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, क्रेडिटर हेयर कट ले सकते हैं, मैच्योरिटी डेट जो है डेट की वो चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स अमेंड कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है वो टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं, कोई भी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए तो वो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पे, ताकि एसेट्स जो हैं सीडी के मैक्सिमाइज हो जाएं और मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज हो। जो हम रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे उसमें कुछ भी हो सकता है। रेगुलेशन 38 में आता है मैंडेटरी कंटेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब रेजोल्यूशन प्लान में क्या क्या मैंडेटरी कंटेंट्स होंगे, अमाउंट पेएबल अंडर द रेजोल्यूशन प्लान, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो अमाउंट पे करना है वो प्रायोरिटी पे किया जाएगा, और फाइनेंशियल क्रेडिटर जो वोट अगेंस्ट कर रहे थे उनको भी प्रायोरिटी पे दिया जाएगा, अगेंस्ट जिन्होंने फेवर में किया वोट। और रेजोल्यूशन प्लान जो है वो इंक्लूड करेगा स्टेटमेंट कैसे वो डील करेगा इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और रेजोल्यूशन प्लान करेगा एक स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स इफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और इट्स रिलेटेड पार्टी हैज फेल्ड। तो अगर रेजोल्यूशन प्लान में वो ये भी बताएगा कि एप्लीकेंट या उसकी कोई रिलेटेड पार्टी पास्ट में कोई रेजोल्यूशन प्लान में फेल हो गई है, या उन्होंने प्रपोज किया था उनका अप्रूव हो गया था और उन्होंने पेमेंट नहीं दी, तो वो भी बताएगा, पुराने जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे उसके बारे में भी बताएगा। और रेजोल्यूशन प्लान में यह भी होगा कि कितना टर्म होगी, क्या कौन मैनेज करेगा, कि कौन सुपरवाइज करेगा उस प्लान को। और रेजोल्यूशन प्लान डेमोन्स्ट्रेट करेगा, क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, कि डिफॉल्ट ना हो, इस तरीके से बनाया जाए, फिजिबल हो, वायबल हो, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके, नेसेसरी अप्रूवल टाइमली मिल जाए, और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो कैपेबल है, ये कर सकता है प्लान कर सकता है, उसके पास सफिशिएंट कैश या पेमेंट करने का मीडियम है, सोर्स है। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अब रेजोल्यूशन प्लान क्योंकि सब चेक कर लिया हमने, अब अप्रूव होगा। अब जो एप्लीकेंट होगा फाइनल लिस्ट में जो बना, वो अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द कोड, जो हमने बताया कि ऊपर किस तरीके से रेगुलेशन में वो, और एक एफिडेविट देगा कि 29A में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और एक अंडरटेकिंग देगा कि जो भी उसकी इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहा है वो ट्रू एंड करेक्ट है, एक्यूरेट है, और अगर कुछ गलत मिलती है तो उसका रिफंडेबल जो डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन होगा। रेजोल्यूशन प्लान जो है वो कंप्लाई करेगा, अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेगुलेशंस को कंप्लाई करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, सबमिट करेगा कमेटी को ऑल द रेजोल्यूशन प्लान। अब आरपी ने भी चेक कर लिया, आरपी क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्लान सारे जो होंगे जो कंप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड और जो रेगुलेशन के हिसाब से बनाए गए हैं वो करेगा सीओसी के पास प्रेजेंट। और अलोंग विद द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर उसको प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, एक्सॉर्शनेट, क्योंकि अब तक वो कर चुका होगा, 115 दिन तक उसको रिपोर्ट बनानी थी, वो भी सब रिपोर्ट करेगा, सीओसी को बताएगा। सीओसी को ऑर्डर भी देगा अगर एनसीएलटी का कोई ऑर्डर आ गया इन ट्रांजैक्शन की रिस्पेक्ट में। कमेटी क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी रेजोल्यूशन प्लान, रिकॉर्ड करेगी उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी, और वोट करेगी। अगर वोट 66% से ज्यादा होता है तो अप्रूव हो जाएगा
रेजोल्यूशन प्लान। अगर वोटिंग के लिए एक एक करके प्लान रखा जाएगा, 2 और मोर रेजोल्यूशन प्लान आर पुट साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में रखा गया, हाईएस्ट वोट जिसको मिलेंगे बट नॉट लेस देन द रिक्विजिट वोट शैल बी कंसीडर्ड अप्रूव, जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे लेकिन मिनिमम वोट तो होना ही चाहिए 66%, तो अप्रूव हो जाएगा। 2 और मोर रेजोल्यूशन प्लान को इक्वल वोट मिले, सो कमेटी क्या करेगी, एनी वन ऑफ देम एज पर दी टाई ब्रेकर फॉर्मूला अनाउंस ड्यूरिंग दी वोटिंग, टाई ब्रेकर फॉर्मूला से करेगी अप्रूव, प्रोवाइडेड दैट फर्दर वेयर नन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान रिसीव रिक्विजिट वोट द कमेटी शैल अगेन वोट, अगर किसी को नहीं मिला तो दोबारा से वोट करेगी और जिसको हाईएस्ट मिला उसको अप्रूव कर देगी। यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया गया फ्रेंड्स, कमेटी अगर वोटिंग में 2 प्लान रखती है और वोटिंग का आउटकम आता है प्लान ए का 55, प्लान बी का 60, सो यहाँ पे कोई प्लान अप्रूव नहीं होगा क्योंकि रिक्विजिट वोटिंग नहीं मिली हमें। यहाँ पे आता है 70 और 75, तो प्लान बी अप्रूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 66% से ज़्यादा वोटिंग चाहिए। लेकिन अगर दोनों में 75% आती है तो इसमें हम टाई ब्रेकर फॉर्मूला लगाएंगे, और जो फ्रेंड्स ये टाई ब्रेकर फॉर्मूला होगा ये पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा मीटिंग से पहले। नाउ आरपी शैल एंडेवर टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, आरपी जो होगा वो अपना रेजोल्यूशन प्लान, हमारी जो सीआईआरपी स्टार्ट हुई सीआरपी से 180 डेज का हमें टाइम मिला कंप्लीट करने के लिए, तो 15 दिन पहले, बिफोर 15 डेज बिफोर द मैक्सिमम पीरियड फॉर कंप्लीशन, मैक्सिमम पीरियड कितना 180 डेज, यानी 165 डेज से पहले पहले ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइनल प्लान सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए। और एक फॉर्म एच जिसमें जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट होगा वो भी फॉर्म एंड में दिया गया है रेगुलेशन के, वो भी सबमिट करेगा आरपी। आरपी क्या करेगा, कॉपी भेजेगा ऑर्डर की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आइदर अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, तो आइदर अप्रूव किया या रिजेक्ट किया उसकी कॉपी भेजेगा किसके पास, सारे पार्टिसिपेंट सीओसी के मेंबर्स, और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था उसको कॉपी देगा कि बॉस आपका प्लान अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है तो भी देगा, रिजेक्ट हुआ तो भी देगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ क्या करेगा, 15 डेज के अंदर अंदर जो ऑर्डर आ गया अप्रूव कर दिया जहां पे रेजोल्यूशन प्लान, जो क्लेमेंट्स हैं क्रेडिटर्स हैं उनको इंटीमेट करेगा कि किस फॉर्मूले से आपको पेमेंट दी जाएगी इस प्लान के अंडर। लेकिन ये पुराने केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट ये अभी रिसेंटली आया, तो अगेन ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये। अब आगे आते हैं प्रोविजन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान विच अदरवाइज रिक्वायर कंसेंट ऑफ मेंबर, जहां पे मेंबर यानी शेयर होल्डर या पार्टनर अगर एलएलपी थी तो उसकी अप्रूवल चाहिए, तो वह अप्रूवल नहीं चाहिए, उनकी अप्रूवल के बिना ही काम हो जाएगा, जो भी नेसेसरी एक्शन लेने हैं क्योंकि एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया उसके बेसिस पे हो जाएगा। तो कंसेंट अब हमारे को मेंबर्स और पार्टनर्स की नहीं चाहिए। और आईआरपी के अगेंस्ट या आरपी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता, नो प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट आईआरपी और आरपी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की, यानी आगे चल के कुछ पता चलता है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट पे कोई गड़बड़ हुई थी, पहले इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसकी प्रोसीडिंग्स आईआरपी या आरपी के ऊपर नहीं की जा सकती। और पर्सन जो होगा इंचार्ज होगा मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्रोच कर सकता है और बोल सकता है कि असिस्टेंस चाहिए मुझे कंट्रोल लेने के लिए। और अगर कोई क्रेडिटर है हु इज एग्रीव्ड बाय द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, वो क्या कर सकता है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है और डायरेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। रेगुलेशन 39 है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, आईआरपी या आरपी क्या करेगा, वो प्रिजर्व करेगा फिजिकली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ऑल दस रिकॉर्ड्स, वो सारे के सारे रिकॉर्ड पास ऑन करेगा बोर्ड के पास और आईपीए को, आईपीए और बोर्ड को देगा। रेगुलेशन 39B में आ जाता है मीटिंग लिक्विडेशन कॉस्ट। अब क्या हुआ, क्योंकि प्लान ऊपर एक्सेप्ट भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, तो रिजेक्ट हो जाता है तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा, एनसीएलटी एक्सपायरी के बाद लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगा, तो लिक्विडेशन कॉस्ट के लिए भी प्लान बनाया जाएगा। सो रेजोल्यूशन प्लान अगर रिजेक्ट हो जाता है तो डिसाइड हो जाता है कि लिक्विडेट, या खुद ही लिक्विडेशन के लिए सीओसी डिसाइड करती है कि लिक्विडेशन ही कराना है, तो वो आरपी के साथ कंसल्ट करके एक एस्टिमेट बनाएंगी कि लिक्विडेशन का कॉस्ट कितनी होगी और कितनी कॉस्ट कितने हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं जहां से हमारी वैल्यू हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सो अगर अब क्या होगा, वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट
लिक्विड एसेट की वैल्यू लेस देन दी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट, तो कमेटी क्या करेगी, एक प्लान अप्रूव करेगी कि वो डिफरेंस कैसे हम पूरा करें, क्योंकि हमारे पास लिक्विड एसेट्स ही कम है और लिक्विडेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको हम गैप को फिल करने के लिए प्लान बनाएंगे। आरपी क्या करेगा, प्लान आरपी सबमिट करेगा, जो ऊपर प्लान अप्रूव हुआ है वो एनसीएलटी के पास सबमिट करेगा और वहाँ फाइल करेगा। अब आते हैं लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होती है। वो लिक्विडेशन कॉस्ट जो है वो सब रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 में डिफाइंड है लिक्विडेशन प्रोसेस में। आगे चल के हम बात करेंगे लिक्विडेशन प्रोसेस, तो उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट, जैसे कि हमने सीआईआरपी कॉस्ट की बात करी, ऐसे ही लिक्विडेशन कॉस्ट है, तो हमें यहाँ पे ही प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर इनकेस रिजेक्ट हो जाता है हमारा रेजोल्यूशन प्लान, तो हमें लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, और लिक्विडेशन की अगर हमारे पास कॉस्ट ही नहीं है तो उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। रेगुलेशन 39C में कहता है असेसमेंट ऑफ सेल एज ए गोइंग कंसर्न। अब क्योंकि हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो हम असेस करेंगे कि हम एज इट इज़ कोई खरीद ले बिजनेस को। अगर कोई बिजनेस को गोइंग कंसर्न खरीद लेता तो बहुत अच्छी बात है, पीसमील बेसिस पे बेचेंगे तो कम रियलाइजेशन होगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव आईबीसी का यही है कि हम मैक्सिमम रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स करें। तो वो रेगुलेशन के हिसाब से डी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन के हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गोइंग कंसर्न में बिक रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बिक रहा तो हम ग्रुप ऑफ एसेट्स, कैश जनरेटिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस की, वो कैश जनरेटिंग यूनिट या ग्रुप ऑफ एसेट्स के बेसिस पे हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब फ्रेंड्स आगे आते हैं 39D फी ऑफ लिक्विडेटर। तो यहाँ पे सीओसी की ही जिम्मेदारी लगा दी गई कि सीओसी ही आरपी के साथ कंसल्ट करके लिक्विडेशन की फीस डिटरमाइन कर ले, लिक्विडेटर की फीस डिटरमाइन कर ले इफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है 33 में तो लिक्विडेटर की फीस क्या होगी वो पहले ही डिस्कस कर ले, क्योंकि ये बीच में पहले गैप आ रहा था इसलिए ये रेगुलेशन ऐड कर दी गई। और अगर कुछ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट होना है एज पर कंपनीज एक्ट, या फिर लिक्विडेशन प्रोसेस में रेगुलेशन बनी हुई है उसकी प्रोसेस में जारी है सीडी हमारे, तो वो लिक्विडेशन की फीस पहले से ही डिसाइड कर लें। रेगुलेशन 40 कहता है एक्सटेंशन ऑफ सीआईआरपी पीरियड। अगर कमेटी को लगता है कि बॉस हमें और वेट करना चाहिए, कोई और प्लान मिल सकता है, तो हम एक्सटेंशन के लिए भी फाइल कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो सीओसी अपना वोट शेयर डिसाइड करेगी 66% मेजॉरिटी के साथ, बोलेगी एक्सटेंड कर दो, आरपी जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फॉर सीकिंग एक्सटेंशन। अब आगे आते हैं, यहाँ पे रेगुलेशन 40A में मॉडल टाइमलाइन दे दी है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया उसकी एक समरी बना के नीचे टेबुलर फॉर्मेट में दे दी 180 डेज में आपको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले सीआईआरपी कमेंस हो गई और आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो गया, फिर 3 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर क्लेम सबमिट करना है 14 दिन के अंदर अंदर T+14, फिर सबमिशन ऑफ क्लेम्स 90 डेज के अंदर अंदर, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वैसे आपको टाइम दिया गया क्लेम सबमिट करने का 14 दिन के अंदर अंदर। फिर वेरीफाई करने हैं क्लेम 21, 14+7 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ क्लेम, तो यहाँ 21 डेज ऊपर से सीआईआरपी की डेट से 21 डेज। फिर वेरीफाई यहाँ पे 97, क्योंकि हमने 90 डे पे भी लेट क्लेम फाइल कर सकते हैं, तो 97 पे वेरीफाई होंगे। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारे को 2 दिन के अंदर अंदर, तो 23 डेज हो गए। फिर फर्स्ट मीटिंग करनी है 7 दिन के अंदर अंदर, टोटल 30 डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट डेट। फिर आएगा रेजोल्यूशन टू अपॉइंट आरपी बाय सीओसी, सीओसी फर्स्ट मीटिंग में, ये भी 30 डेज, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग 30 डेज में होनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, आरपी होगा, ये एनसीएलटी अप्रूव करेगा इसको कि आरपी को रिप्लेस कर दिया तो नया आरपी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया, आईआरपी को रिप्लेस करा, नया आरपी आ जाएगा, तो वो एनसीएलटी से अप्रूवल आएगा। फिर आईआरपी तब तक परफॉर्म करेगा जब तक आरपी नया आता नहीं है, तो 40 डे तक यही करता रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर 7 दिन के अंदर अंदर आरपी के अपॉइंटमेंट के, या 47 डेज मैक्सिमम दे दिए, यहाँ पे वैल्यूअर अपॉइंट करने हैं। और विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल की गई अगर, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन सीओसी से अप्रूव करानी है, और 3 दिन और मिल गए, और 3 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पास करनी है। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाती है रेगुलेशन 35A में, तो ये 75 डेज के अंदर अंदर आइडेंटिफाई करनी है, 115 दिन में रिपोर्ट बनानी है, 135 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल करनी है। फिर आ जाते हैं
सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू सीओसी, सीओसी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के देना है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो जाता है जब, और 54 डेज मैक्सिमम है। फॉर्म जी पब्लिश करना है 75 डेज टोटल स्टार्ट से। फिर आ जाता है इन्विटेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 75 डेज, 15 दिन का टाइम मिलेगा, एटलीस्ट 15 डेज, तो 90 डेज के अंदर अंदर ईओआई सबमिट करेंगे। प्रोविजनल लिस्ट बनानी है 100 डेज में, 100 डेज तक 10 डेज के अंदर अंदर ही बनानी है जब हमने यहाँ पे ईओआई मिल गया हमें। और इसके बाद ऑब्जेक्शन होंगे, 5 दिन का टाइम है, 105, और फाइनल लिस्ट आ जाएगी 10 डेज के अंदर अंदर। ऑब्जेक्शन के बाद 115 दिन। उसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये 105th डे पे प्रोविजनल लिस्ट जब बन गई थी हमारी, उसके बाद ही हम ये इशू कर देंगे साथ साथ ही। रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आ जाएंगे, 30 डेज का टाइम मिला 135th डे पे, और 165th डे पे हम क्या करेंगे, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करेंगे, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर 180 डेज अप्रूव कर देगी प्लान। अगर रिजेक्ट करती है तो लिक्विडेशन में चला जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेशन 40B। इसमें क्या करना है, इसमें आईपी को या आईआरपी, जो भी आईआरपी या आरपी है, उसको फॉर्म फाइल करने हैं किसके पास, बोर्ड के पास। तो इसको आईपी 1 फाइल करना है असाइनमेंट लेने से पहले 3 दिन के अंदर अंदर। फॉर्म 2 अगर साइन करता है कि अपनी कंसेंट फॉर्म साइन करता है तो इसको करना है। सीआईआरपी 1 करना है 7 दिन के अंदर अंदर, पब्लिक अनाउंसमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर। तो जो भी कुछ हुआ है वो सारी डिटेल अपडेट करनी है बोर्ड को। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट और टिल कंफर्मेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ आईआरपी 7 दिन के अंदर अंदर सीआईआरपी 2 फाइल करना है। फिर सीआईआरपी 3 करना है अपॉइंटमेंट आरपी टिल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि सीओसी को दिया, उसमें सारी डिटेल 7 दिन के अंदर। सभी फॉर्म्स का टाइम 7 दिन का है। और यहाँ पे सीआईआरपी 4 जो है वो फाइल करना है। आईएम से लेके रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान तक जो भी हुआ काम वो रिपोर्ट करना है। सीआईआरपी 5 जो है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान टिल कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी, तो यहाँ पे फॉर्म फाइल करना है। और जो फॉर्म 6 है वो स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए है, जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यूड, इंटरिम फाइनेंस रेज करने के लिए, तो ये भी 7 दिन के अंदर अंदर ही फाइल करना है। और बोर्ड जो है वो अवेलेबल कराएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फॉर्म, और अपडेट करेगा टाइम टू टाइम। और आईपी और आईआरपी को जो भी होगा, आरपी आईआरपी, उनको ये फाइल करने हैं बोर्ड के पोर्टल पे। अब आता है फाइलिंग ऑफ फॉर्म अंडर द रेगुलेशन आफ्टर द ड्यू डेट। अगर आप फॉर्म फाइल करना भूल जाते हो और या नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि है 500 रुपीज फॉर एवरी मंथ, 500 रुपीज पर फॉर्म पर मंथ, ईच कैलेंडर मंथ। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देके भी समझा दिया। 28 अप्रैल को करना था, 29 आपने फॉर्म फाइल करना था अप्रैल में, तो आपने नहीं किया। 29 अप्रैल तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, 30 अप्रैल को पेनल्टी लग जाएगी। और मई में करोगे डबल हो जाएगी, मंथली बढ़ती जाएगी पेनल्टी। यहाँ पे आईआरपी या आरपी कंप्लाई नहीं करता, फेलियर रिटर्न फाइल नहीं करता अपनी, या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो उसका एएफए जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। एएफए होता है ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, जो कि सीओपी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो कैंसिल भी हो सकता है। अब इसमें रेगुलेशन 40C ऐड की गई कि क्योंकि हमारे देश में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से वो टाइमलाइन जो है वो पीरियड रिलैक्स कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जिस पीरियड में हम लॉकडाउन में रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म होती है हमारी सीआईआरपी रेगुलेशंस। अब इसके बाद आ जाता है शेड्यूल। शेड्यूल में फॉर्म दिए गए हैं। फॉर्म ए में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है आईआरपी को 3 दिन के अंदर अंदर बनने के बाद। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, इसमें सीडी की डिटेल्स वगैरह हैं, और क्लेम सबमिट करने की लास्ट डेट वगैरह, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर क्लास है तो। फॉर्म AA में आरपी जो अपनी कंसेंट देगा कि वो विलिंग है इस सीडी के लिए काम कर सकता है, उसमें वो अपनी डिटेल देगा। आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, आई एम रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डिटेल्स, और जो केस एग्जिस्टिंग केस हैंडल कर रहा है वो सब उसमें देगा। उसके बाद रिटर्न कंसेंट AB में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई आईपी बनना चाहता है तो वो अपनी रिटर्न कंसेंट इस फॉर्म में देगा। अगेन सिमिलर है, AA जैसा ही फॉर्म है। उसके बाद आता है फॉर्म B। फॉर्म B होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर का। ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन और एम्प्लॉय, इनके फॉर्म आगे हैं। तो B में ऑपरेशनल क्रेडिटर अपना फॉर्म देंगे, इसमें भी अपनी डिटेल्स, कौन है क्रेडिटर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपनी एंटिटी, ईमेल,
और कितना अमाउंट है, उसका सपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे और डिटेल देंगे। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटाइज्ड है तो नेचर ऑफ सिक्योरिटी, कौन साइन कर रहा है वगैरह, ये डिटेल देंगे। डिक्लेरेशन देंगे कि ये ठीक फाइल कर रहे हैं, अगर कोई डिफेक्ट मिला या गलत हुआ तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद आता है शेड्यूल ई, इसमें फॉर्म सी है। फॉर्म सी फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर भी इसी तरीके से फॉर्म अपनी डिटेल, नाम, एड्रेस, कितना अमाउंट पेंडिंग था और क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये लगा रहे हैं और डिक्लेरेशन जो भी साइन कर रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे वो डिक्लेरेशन देगा कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। इसके बाद आ जाता है फॉर्म सी ए, क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर जो क्लास में है क्रेडिटर्स उनके लिए फॉर्म सी ए बनाया गया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी डिटेल्स देंगे, कितना अमाउंट पेंडिंग है, एविडेंस लगाएंगे, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे, और डिक्लेरेशन देंगे कि हम सही क्लेम लगा रहे हैं और साइन करके ये सबमिट करेंगे। फॉर्म डी में आ जाता है वर्कमैन और एम्प्लॉय। वर्कमैन और एम्प्लॉय भी इसी तरीके से अपना क्लेम फॉर्म फिल करके देंगे और अपनी डिटेल लगाएंगे, सपोर्टिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उनका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिक्लेरेशन देंगे कि हम ठीक क्लेम फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर्म ई। ई होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय। अगर बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स में हैं, 100 हैं, तो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल कर सकता है क्लेम फॉर्म। तो इस केस में यहाँ पे टेबल बना देगा वो, उस टेबल में सारे के सारे नेम ऑफ द एम्प्लॉयज और वर्कमैन और उनका कितना क्लेम है इस तरीके से, और डिक्लेरेशन देगा कि ये सारे क्लेम जेन्युइन है। उसके बाद आ जाता है फॉर्म एफ। फॉर्म एफ में जो बचे हुए अदर देन ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं फॉर्म एफ में। सेम मेथड, उसी तरीके से नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल, अपनी एंटिटी, उसके बाद कितना क्लेम है, क्या चार्ज तो नहीं है कोई, और डिक्लेरेशन एंड में। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स फॉर्म एफ ए में, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। यहाँ पे विड्रॉल एप्लीकेशन, तो इसके साथ बैंक गारंटी भी लगानी पड़ेगी। जो एप्लीकेंट विड्रॉ करेगा सीओसी से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, सीआईआरपी कॉस्ट जो है वो डेटर के अकाउंट में जमा करानी पड़ेगी। तो फॉर्म एफ में भी ये भी भर के देना पड़ेगा। एनसीएलटी को ये देगा आरपी के थ्रू, फाइल करेगा एप्लीकेंट जो विड्रॉ करना चाहता है, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी। फॉर्म जी आ जाता है फ्रेंड्स इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर पाए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो उनके लिए हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो वो फॉर्म जी में होता है। तो इसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं कॉर्पोरेट डेटर की, कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या है, कितने टाइम तक आपको सबमिट करना है, और फर्दर डिटेल्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। इसके बाद आ जाता है फॉर्म एच, कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फाइल करना होता है और ये एनसीएलटी के पास फाइल करना होता है। इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है, इसमें सीडी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं फ्रेंड्स, और इसमें सारी की सारी प्रोसेस आ जाती है, क्या क्या एक्टिविटी हुई, कितने क्रेडिटर्स हैं। तो ये काफ़ी लंबा फॉर्म है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स आरपी को फिल करके एनसीएलटी में फाइल करनी होती है। किस किस रेगुलेशन में टाइमलाइंस भी दी गई हैं कि एक्चुअल डेट, जैसे ये पब्लिक अनाउंसमेंट 3 दिन के अंदर अंदर करनी थी और कब करी, तो ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें ये फिल करके आरपी को फाइल करना है एनसीएलटी के पास। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, लिक्विड एसेट्स अवेलेबल कितने हैं, और सेल एज ए गोइंग कंसर्न हो सकता है यस और नो, ये फॉर्म फिल करके आरपी को फाइल करना है एनसीएलटी के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है सीआईआरपी रेगुलेशन। आई होप आप सीआईआरपी प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर रेजोल्यूशन प्लान आता ही नहीं या रेजोल्यूशन प्लान किसी वजह से अप्रूव नहीं होता, चाहे वो कंप्लाई नहीं करता कोड को या वो सीओसी अप्रूव नहीं करती, तो सीडी को लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडेशन के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।